नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे साई कैबिनेट में विस्तार को लेकर, जिस पर अब छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने और मंत्री पद छोड़ने के बाद से साई कैबिनेट में विस्तार की खबरें तेज हो गई थी। छत्तीसगढ़ में मौजूदा समय में बृजमोहन के इस्तीफे के बाद 2 मंत्री पद खाली हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का दौरा भी इस बात के संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में साई कैबिनेट में बदलाव हो सकता है। चलिए एक नजर डालते ग्राफिक्स की और जानते पूरा मामला क्या है। कैबिनेट में विस्तार को लेकर सियासत, छत्तीसगढ़ में 2 मंत्री पद खाली, जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा सत्ता आखिर कौन चला रहा, यह है आदृश्य। छत्तीसगढ़ सीएम के हाथों में कुछ भी नहीं, क्या विधानसभा सत्र से पहले होगा विस्तार। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रहे अटकलों पर विराम लग गया है। विष्णुदेव साय कैबिनेट का विस्तार फिलहाल टल गया है। माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा, छत्तीसगढ़ में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। आगे आगे होगा, आप निश्चिंत रहिए कि सारे पदों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा प्रयास करते रहे हैं और आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ के उन्नति के लिए सबकी भूमिका सुनिश्चित है। विपक्ष भी इसमें सहयोगी के रूप में अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए छत्तीसगढ़ के विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। चलिए इसी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता आखिर कौन चला रहा है, यह अदृश्य है। यहाँ मुख्यमंत्री के हाथों में कुछ भी नहीं है, सब ऊपर से मिले ऑर्डर के अनुसार काम कर रहे हैं और पुराने नेताओं को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाता है। अब देखो भाई, ऐसा है कि यहाँ तो मंत्रिमंडल 2 पद खाली हो गए, विधानसभा उपाध्यक्ष 1 पद खाली है, उसमें भर नहीं रहे भाई लोग। अब इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त गुटबाजी फैली हुई है, क्योंकि सरकार कौन चला रहा है वो अदृश्य शक्ति दिखाई नहीं देता, किसकी चल रही है ये पता नहीं, अधिकारी जो काम कर रहे हैं वो किससे निर्देश लें उनको पता नहीं, इसलिए कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा है। सारे जगह काम ठप्प है और राजनीतिक तौर पे अब किसी को मंत्री बनाना है, किसी को कुछ बनाना है, इस प्रकार से एक दूसरे की टांग, बिल्कुल वो केकड़ा जो होता है ना, एक दूसरे की टांग मजबूती से पकड़े रहते हैं। तो उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में अब विष्णुदेव जी दौड़ लगा रहे हैं दिल्ली के, लेकिन अब किसको बनाना है। तब हल्ला हो गया कि इसमें 4 और ड्राफ्ट होंगे, तो सारे मंत्री अपने अपने, तो सीआर तो कुछ है नहीं, कुछ काम किए नहीं, तो सीआर बनाने का सवाल ही नहीं उठता। तो चलिए इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं, फिर करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। तो आलोक सोनी प्रवक्ता बीजेपी, अनिल सिंह चौहान कांग्रेस प्रवक्ता, मनीष बोरा वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। सबसे पहले आलोक सोनी जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सत्ता आखिर कौन चला रहा है, यह अदृश्य है और मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसा उनका कहना, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का बयान है कांग्रेस के, जिन्होंने 5 वर्ष तक 12 मंत्रियों के साथ में 13वां मंत्री नहीं बनाया और अब उनके विभाग के या बाकी सभी मंत्रिमंडल के सारे फैसले मुख्यमंत्री निवास से लिए जाते थे। अगर वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं तो ये तो सोचने वाली बात है कि पहले तो उन्हें ये देखना चाहिए था कि उनके शासनकाल में किस तरह से कार्यकाल चल रहा था। सारे फैसले मुख्यमंत्री निवास से लिए जाते थे और 5 वर्षों तक के उन्होंने एक मंत्री बनाया ही नहीं। और कभी जुबान में तो बहुत सारी बातें उठती थी कि 13वां मंत्री है कौन ये, और वो भाजपा के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं।
जिन्होंने 5 वर्ष तक के जनता को 13वां मंत्री ही नहीं दिया और सारे मंत्रियों के फैसले अपने मुख्यमंत्री निवास से लिए, केवल नाम भर करके उन्होंने मंत्री बनाए हुए थे अपने शासनकाल में, और तानाशाह की तरफ वो 5 वर्ष शासन चलाए हैं, उनके मुझे अब बातें जो है वो शोभा नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जब संसदीय दल और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार जो नेता है, वो लोग आपस में बैठक करके इसके तय करेंगे और बहुत जल्द, जैसा कि हमारे नेता ने कहा, जो भी पद खाली हुए और जो पद पहले से रिक्त है उससे मंत्रियों की घोषणा कर दी जाएगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ अनिल सिंह चौहान जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास आना चाहेंगे। अनिल जी, जिस तरीके से आपने अभी आलोक जी को सुना कि आरोप तो आप पर भी लगता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर 5 सालों तक कोई मंत्री नहीं दिया, सारे जो है अधिकार अपने पास ही रखे। वहीं अगर देखा जाए तो विष्णुदेव सरकार के साथ कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, इसको लेकर अटकलें फिलहाल टल गई हैं, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए नवजीत जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व का पता नहीं है। अभी भूपेश बघेल जी का बयान आपने चलाया, कौन सी अदृश्य ताकत चला रही है, कौन सी अदृश्य ताकत है 1-2 लोगों की जो मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सब तय करती है। उसी तरह हमारे भाई आलोक सोनी जी को भी पता नहीं है कि संविधान में जितनी व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था जितनी है मंत्री पद की, उतने पूरे फुलफिल थे। वो कौन से 13वें मंत्री की बात पूछ रहे पता नहीं। 12 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री, 13 पद हैं और 13 पद भरे थे। माननीय मनीष बोरा जी यहाँ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, उनकी गरिमामयी उपस्थिति में इस तरह की बात, और इतने विद्वान दर्शक आपके चैनल के देख रहे हैं लाखों करोड़ों की संख्या में, वहां इस तरह से गुमराह करने का जो खेल चलता है भाजपा का, वो इस चैनल पर भी जारी हो गया। अरे साहब, कोई मंत्री पद खाली था ही नहीं कांग्रेस सरकार में। आप मुश्किल से 6-8 महीने बाद अमरजीत भगत जी वो 13वें मंत्री बन गए थे। उसके बाद पूरे 5 साल सरकार सुचारू रूप से चली। यहाँ तो आपके यहाँ स्थिति ये है कि एसपी कलेक्टर से जब आप बात करेंगे नवजीत जी, तो वो खुद ऑफ स्क्रीन आपको बताएंगे कि हमको पता ही नहीं है कि किसका निर्देश मानना है। स्थिति ये हो गई है कि कलेक्टर एसपी के कार्यालय जल रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगा आदिवासियों की मौत हो जाती है। गृह मंत्री के जिले में गौसेवक की मौत हो जाती है। एक डिप्टी सीएम कुछ और बयान देता है, एक डिप्टी सीएम कुछ और बयान देता है। ले देके कुछ अनुभव जो बृजमोहन अग्रवाल जी के पास था, उनको भी ये लोग षड्यंत्र करके बाहर कर दिए। पूरी तरह से जूतम पैदार की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में। कैडर अपनी जगह निराश और हताश है। कैडर को यह समझ में नहीं आ रहा है कब तक आयातित नेताओं से भाजपा लड़ेगी, आयातित नेताओं को बड़ी बड़ी जगह देगी और यहाँ ये कैडर बेस्ड पार्टी बनती है। हम लोगों का क्या होगा जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एक तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी कहते हैं कि मोदी जी का नेतृत्व इतना विराट है कि अटल जी को आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, हमारे मोदी जी को नहीं पड़ती है, आरएसएस की भी जरूरत नहीं है। एक तरह से अटल जी से श्रेष्ठ भी मोदी जी को बताकर उनका अपमान कर दिए, एक तो भारत रत्न अटल जी का, और दूसरी तरफ ये बता रहे हैं कि आरएसएस हमारे सामने 2 कौड़ी का है। तो ये भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर नीचे तक आप आलोक सोनी तक चले आइए, पता नहीं क्या अध्ययन कर रहे हैं और क्या बयान दे रहे हैं टीवी चैनलों पर। चलिए ठीक है, समझ से तो बाहर है। चलिए हमारे साथ मनीष बोरा जी भी जुड़े हैं। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये अदृश्य शक्ति है कौन तीसरी, जो कांग्रेस सवाल उठाती हुई नजर आ रही है यहाँ? जिस नेता ने ये आरोप लगाया है वही बता सकते हैं। ये तो मैं नहीं बता सकता कि अदृश्य शक्ति कौन है और क्या स्थितियां हैं, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि वर्तमान में जो स्थितियां हैं उसमें निश्चित रूप से एक चीज ये जरूर है कि सरकार जिस हिसाब से चल रही है, निश्चित रूप से यह है कि सरकार चल रही है, कहीं कोई बहुत ज्यादा वो देखने को नहीं मिला। रही बात मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के, मंत्रिमंडल के उसको लेकर के, तो कांग्रेस ने भी लंबे समय तक एक मंत्री का पद खाली रखा था और छत्तीसगढ़ में एक परंपरा बन गई है एक तरीके से, जो पूर्ववर्ती सरकार करती है उसको आने वाली सरकार लगभग जो उन चीजों को दोहराती रहती है। तो ये जो स्थितियां बनी हुई है छत्तीसगढ़ में, निश्चित रूप से ये स्थितियां अच्छी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करके नेताओं को सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया, तो उन कार्यकर्ताओं को अब पद देने में हिला वाला करने की क्या आवश्यकता है, इस बात को समझना होगा। क्योंकि कार्यकर्ता ही वो शक्ति है जिसे भारतीय जनता पार्टी देवतुल्य कहती है, कांग्रेस भी कहती है। तो ये जो राजनीतिक दल जो है कार्यकर्ताओं के लिए शब्दों का इस्तेमाल तो बहुत अच्छा करते हैं, मगर जब उन कार्यकर्ताओं को
जीत का पुरस्कार देने की बात आती है, उस समय हीला हवाला करते हैं, ये चुनाव है, वो चुनाव है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, अभी इसको देखेंगे, फिर उसको देखेंगे। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, निश्चित रूप से ये देश नहीं है। क्योंकि देखिए, यदि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कांग्रेस ने करी, उसका यदि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने करी थी, उसका भी क्या हुआ था, लेकिन सत्ता से बाहर उसको ही जाना पड़ा था। लेकिन ये चीज है कि भाजपा का जो कार्यकर्ता होता है वो थोड़ा सहनशील और संवेदनशील होता है, तो वो कुछ समय तक इंतजार करता है। मगर कांग्रेस में वो चीज नहीं रहती। कांग्रेस के जो त्वरित रिएक्ट करते हैं, तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों से राजनीतिक दलों को बचना होगा। दूसरी बात, जो पद को भरने की है, मंत्री पद को लेकर के जो कुछ भी चल रहा है, मुझे लगता है वर्तमान समय में मंत्री के जो 2 पद बचे हैं, उनके लिए और इंतजार कार्यकर्ताओं और विधायकों को करना पड़ेगा, ऐसा नजर वर्तमान में आ रहा है। चलिए, बिल्कुल हम आलोक जी के पास आना चाहेंगे। आलोक जी, जिस तरीके से अभी अनिल जी आरोप लगा रहे थे, गुमराह करने का आप भी जो है काम कर रहे हैं जनता को, क्या कहेंगे इससे लेकर? देखिए, अनिल जी जो बोल रहे थे, मैं समझ रहा कि अधिशक्ति की बात कर रहे थे। क्या है, कांग्रेस की आदत है कि उनको लोकतंत्र पर, उनको राजतंत्र पर भरोसा है। उन्हें आदत है राजमाता से और राजमाता के लाडले युवराज से आदेश लेने का। उन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। इस वजह से वो इस आदत को जारी रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कहीं से एक आदेश आते रहे। इसलिए वो चाहते हैं कि एसपी कलेक्टर को भी जो है ना, वो मंत्री और मुख्यमंत्री से आदेश लेते। अरे उनकी एक अपनी अफसर शाही बनी हुई, अफसरों का लाइन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड बना हुआ है। तो स्वाभाविक है वो जो भी अफसर है वो अपनी चेन ऑफ कमांड के अनुसार ऑर्डर लेंगे, और जरूरत पड़ने पर उनके मुख्यमंत्री, मंत्री या अन्य कोई भी जो जनता के नेता या जनसेवक है, वो जरूरत पड़े उनसे बात करेंगे, उनसे सलाह मशुरा करेंगे। लेकिन क्योंकि कांग्रेस की प्रक्रिया रही है वो नौकरशाही को, या फिर कहना चाहिए कि शासन प्रशासन को जो है बिल्कुल एक कमांड से, एक चेन ऑफ कमांड से चलाने की, एक हिटलर शाही तक चलाने की, इसलिए वो आदत जो छूटी नहीं। इसलिए वो चाहते हैं कि दूसरी पार्टी भी उसी आदत को फॉलो करे और उसी परिप्रेक्ष्य में अपना सरकार चलाए। और अधिक शक्ति की बात हो रही है, तो ये अधिक शक्ति है, जनता की शक्ति है, ये लोकतंत्र की शक्ति है, ये जनतंत्र की शक्ति है। यही शक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चला रही है। वो उनको नजर नहीं आ रहा है। उन्हें वो आदत ये है कि देखने की भूपेश बघेल जी सारा आदेश दे रहे हैं, राहुल गांधी जी सारा आदेश दे रहे हैं, और उसी आदेशात्मक प्रक्रिया में जो है वो शासन हासिल कर रहा है। एक मंत्री जो है वो 2-2.5 साल के बाद में, नाराज होकर 3 साल के बाद में अपने पंचायत मंत्री का पद त्याग देते हैं कि मुझे यहाँ पर काम करने के लिए कुछ नहीं है, गरीबों को आवास में बना पा रहा हूँ। तो इन सब मुद्दे पर भूपेश बघेल जी ने खुद नहीं कहा। इसी मुद्दे पर भूपेश बघेल जी ने खुद नहीं कहा कि 2.5 साल की हमारी डील हुई थी कि 2.5 साल के बाद में मुझे मुख्यमंत्री पद छोड़ना है। तो ये सब आरोप प्रत्यारोप जो है ना, वो उनको पहले समझना चाहिए कि ये कांग्रेस की परिपाटी कैसी रही है, वो किस तरह का लोकतंत्र, किस तरह का जनतंत्र चाहते हैं। ये वैसा ही जनतंत्र चाहते हैं जैसा वो 5 वर्षों में चलाते आ रहे थे, जिसे जनतंत्र के नाम पर केवल राजतंत्र कहा जा सकता है। इसलिए वो ये सब पचा नहीं पा रहे, और कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, जनतंत्र के नाम पर राजतंत्र की राजनीति की है। वही आप ही हमें बता दीजिए कि आखिर ये तीसरी कौन सी अदृश्य शक्ति है? मैंने बताया, तीसरी कोई अधिक शक्ति नहीं। तीसरी अधिक शक्ति ये जनता की है, ये लोकतंत्र की है, जिस शक्ति से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। चलिए ठीक है, ताकत से विष्णुदेव साय जी जो है फैसले ले रहे हैं। चलिए अनिल जी, अब आप बता दीजिए हमें। इन्होंने तो बता दिया है कि जनता जो है वो है अदृश्य, ये तीसरी शक्ति। आपके अकॉर्डिंग कौन सी है? नवजीत जी, जब सम्माननीय सोनी जी ने बात शुरू करते ही कह दिया 5 साल इनके यहाँ मंत्री पद खाली था, और अब कह रहे हैं कि अदृश्य शक्ति जनता की है, तो क्या जनता सीधे सरकार चला रही है? जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, लोकतंत्र की परिभाषा हमको मालूम है। और अगर हम राजतंत्र किए होते तो आज एक तथाकथित चाय वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं होता और एक राउडी देश का गृहमंत्री नहीं बन गया होता। कहीं न कहीं देश की आजादी से लेकर देश के संविधान निर्माण और देश को आज इस स्थिति तक पहुंचाने में कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है। आजादी का इतिहास और कांग्रेस का इतिहास पैलर है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस दिन ये बयान दे रहे होते हैं, उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय की आप टिप्पणी पढ़ लीजिए कि ईडी को यह अधिकार नहीं है कि वो संवैधानिक और विधि के दायरे के बाहर जाकर किसी को भी गिरफ्तार कर ले। केजरीवाल के मामले में आज ही पीएमएलए एक्ट 19 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है। अनिल जी मुद्दे से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। सीबीआई आईटी रिवॉल्वर की नोक पर चंदा वसूली कर रही है भाजपा के लिए, ये लोकतंत्र है।
और एक लोकतंत्र में किसी भी दल को अगर सरकार चुन लिया जाए और ये जवाब नहीं देना कि हाँ विष्णुदेव साय जी यहाँ नेता है तो उनका निर्देश चलता है, ये कहेंगे कि अदृश्य शक्ति जनता है, तो साहब आपको ये बताना होगा प्रदेश की जनता को कि नेतृत्व तो अगर विष्णुदेव साय जी के हाथ में है तो कौन सी अदृश्य शक्ति है। ये कैसे हो गया कि विष्णुदेव साय जी जब मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं हुए थे और प्रदेश में चारों तरफ बुलडोजर चलने लग गया, वो कौन सी अदृश्य शक्ति थी जो बुलडोजर चला रही थी? क्योंकि सरकार तो बन गई थी पर मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं हुआ था। तो ये जो लगातार ये जो लक्षण दिखते हैं जनता जानना तो चाहती है, क्योंकि जवाबदेही तभी तय होगी जब नेतृत्व तय होगा। ये कह के अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते कि अदृश्य शक्ति है, माने कोई गलती हो गई तो अदृश्य शक्ति है, कलेक्टर एसपी कार्यालय जल गए तो अदृश्य शक्ति विष्णुदेव जी का कोई दोष नहीं है, मंत्रियों का कोई दोष नहीं है। देखिए नवजीत जी, ये नौसिखियों की सरकार है, इनको खुद पता नहीं है कि सरकार कैसे चलानी है। प्रदेश की जनता त्रस्त है और ये लोग खाए पिए मस्त हैं। चलिए ठीक है, कलेक्टर की कुर्सी नीलाम हो रही है, जिला खनिज अधिकारी और आरटीओ लगातार वसूली कर रहे हैं, थानेदारों की कुर्सियों की बोली लग रही है, जनता पूरी तरह प्रस्त है। जब ये राजस्व पखवाड़ा मनाते हैं, चलिए ठीक है अनिल जी, अनिल जी आपके सवाल का जवाब आलोक जी से ही ले लेते हैं। जी आलोक जी, देखिए मैंने साथी प्रवक्ता जी की बात को बहुत गहरे से बहुत ध्यान से सुना है जी। और मैं जानना चाहता हूँ वो कौन से शासन की बात कर रहे हैं। वो 5 वर्ष कांग्रेस के शासन जिसमें भ्रष्टाचार और कुशासन का स्थान था, जिसमें आज 3-3 4-4 IAS जेल सलाखों के पीछे हैं और उनसे ये काम कराने वाले लोग बयानबाजी कर रहे हैं। कौन सा मंत्री सलाखों के पीछे बता दीजिए हमको, हमारा भी जनरल नॉलेज ठीक हो जाएगा। आपकी डबल इंजन की सरकार है, अगर सरकार कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता को आप जेल में डालने के लिए सफल हुए तो बताइए। अरे अधिकारी किसी पार्टी के नहीं होते, आप जब बोल रहे मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मुझे कम से कम डबल इंजन की सरकार है, आपकी चुनौती है। अनिल जी आपको रोकना चाहेंगे, पहले आलोक जी की बात पूरी होने दीजिए फिर आपके पास भी आएंगे। जब बोला तब मैं अनिल जी आपको रोकना चाहेंगे, पहले आलोक जी अपनी बात रखें फिर आपके पास आएंगे। षड्यंत्र करके ऐसा नहीं चलेगा। दिलजीत जी देखिए, जब मैं बोल रहा हूँ तो उन्हें सुनने की बात डालनी चाहिए, यही कांग्रेस के अंदर परेशानी है। ये उस संविधान की बात कर रहे हैं जिसकी हत्या उन्होंने 25 जून को कर दी थी 1975 में। तो फिर संविधान की हत्या करने वाले लोग, वो संविधान की हत्या करने वाले लोग जो है, और नवशिक्षक जिस भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर मैं 15 वर्ष सरकार रही और उसके बाद में 5 वर्ष के लिए नवशिक्षकों को सरकार की और 5 वर्ष में भ्रष्टाचार और कुशासन का सरकार चलाया उन्होंने, तो जनता ने वापस दादों परदादों ने और हमारे दादों परदादों ने 1980 में कांग्रेस की सरकार बनाकर ये सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी। उसके बाद फिर हम 85 में सरकार में आए, तो ये बात मत करिए हमारे दादे परदादे भारत वर्ष जो है उन्होंने दिया नहीं है और आप 25 साल पुराना समझ जाइए और गाना गाना है। 25 साल मैं तो अभी 20 सालों की बात कर रहा हूँ, 15 सालों बीजेपी सरकार कर रहे थे उसकी बात करिए, ये बात मत करिए 25 साल पहले की हर दिन संविधान। चलिए अनिल जी आपको रोकना चाहेंगे। अनिल जी नहीं सुनने की आदत जो है, जनता को समझने की नहीं आदत जो है ना, वो इन्हें रसातल में लेकर के जा रही है पार्टी को। चलिए आलोक जी आपको भी रोकना चाहेंगे। मनीष वोरा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, उनके पास आना चाहेंगे। मनीष जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं वही माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और इसी के तहत कुछ नए चेहरे भी सामने आ सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो क्या कुछ लगता है, क्योंकि कई नाम है उम्मीदवार? देखिए उम्मीदवारों की लिस्ट निश्चित रूप से लंबी है, लेकिन मुझे लगता है वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें विधानसभा सत्र के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होता नजर नहीं आ रहा है। इसमें समय लग सकता है, मुझे लगता है ये नगरीय निकाय चुनाव तक भी चल सकता है। ऐसी स्थितियां वर्तमान में दिख रही हैं, क्योंकि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें संसदीय कार्य मंत्री का जो महत्वपूर्ण पद था वो केदार कश्यप जी को दिया जा चुका है, जिसकी अभी त्वरित में आवश्यकता थी। और मुझे लगता है ऐसे कोई स्थिति अभी त्वरित में कोई ऐसी हलचल, ऐसी कोई भी सूचनाएं नहीं आ रही जिससे निकट भविष्य में कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के बातचीत हो रही होगी। एक दो बार अभी प्रयास जरूर हुआ, लेकिन उस पर कोई सफलता मुझे नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है इस पर समय लगेगा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो समय देना चाहता है और वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो स्थितियां हैं जिसको लेकर के लगातार अभी डिबेट भी चल रहा है कि कौन सरकार चला रहा है, क्या चला रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय देना चाहिए। सरकार चलाने के लिए मात्र 3 महीने ही हुए। 3 महीने में इसलिए कह रहा हूँ कि 3 महीने का समय जो है वो
आचार संहिता के अंतर्गत निकल गया, तो कोई बहुत बड़ा समय नहीं निकला है। सरकार को काम करने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए और उसके बाद ये तय किया जाए कि क्या स्थितियां हैं क्या नहीं। चलिए, बिल्कुल आलोक जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि भूपेश बघेल आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे कि सीएम साय ऊपर से मिले ऑर्डर के अनुसार काम कर रहे हैं और पुराने नेताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही है, इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के अंदर मौजूद है। ये हिटलरशाही तानाशाही वाली शासन और तानाशाही वाली पार्टी नहीं है और इस तरह की जो आदतें हैं वो कांग्रेस पार्टी को लगी है, इस वजह से ये आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। और उन्हें पिछले आपने अपने वरिष्ठ प्रकाश जी की बातों को भी सुना होगा कि पिछले 6 महीने की सरकार में 3 महीने जो है आचार संहिता, उसके बावजूद विष्णुदेव साय की सरकार ने संवेदनशीलता के साथ में इन सारे तमाम मुद्दों को, उन तमाम घोषणाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश की है और इन सभी मुद्दों को जो मुख्य वादे किए हुए तो उन्हें पूरा भी किया हुआ है। तो ये सब चीजें जो है वो कांग्रेस को दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने वादों पे खरा उतर रही है, उन्हें किस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जाए। इन सब बातों में वो लगे हुए हैं, पर कोई बात नहीं, जनता तो अपना काम कर ही रही है और जनता ने अपना जनादेश भी दिया है, विधानसभा में भी दिया और लोकसभा में दिया और आने वाले निगम चुनाव में भी देगी। इसका उत्तर उन्हें उसमें भी मौजूद है, उसमें भी मिल जाएगा। तो इसकी प्रतीक्षा करना चाहिए और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पार्टी की भी अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसके तहत जो भी निर्णय दिया जाएगा, किसको मंत्री पद दिया जाएगा, किसे नहीं दिया जाएगा, ये अपना खुद पार्टी का मसला है। ये कांग्रेस पार्टी का मसला नहीं। उन्हें तो अपने घर में जानना चाहिए कि उनके प्रदेश अध्यक्ष लगातार विधानसभा पे लोकसभा चुनाव हरवा करके बैठे हैं, उसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, लगातार उनके बड़े नेता आ रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। इन सब चीजों को आत्म मंथन करने की जरूरत है, ना कि किसी और पार्टी या किसी और के घर में झांकने की जरूरत है। अनिल जी, कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा था कि बैठकों का दौर भी जारी था और ये चिंतन मंथन भी हुआ था, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर हार का कारण क्यों है। अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव भी निकल गया, लोकसभा चुनाव भी निकल गया, लेकिन अब नगरीय निकाय चुनाव आगे है, तो किस तरीके की रणनीति बनाकर अब आप आगे काम करेंगे? देखिए नवजीत जी, मैं पहले आलोक जी को आभार प्रदर्शित करूंगा क्योंकि उन्होंने ये स्वीकार तो किया कि भाजपा में बहाना भी किया और स्वीकार भी किया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ऊपर के निर्देश पे काम कर रहे हैं, यहाँ उनका नहीं चल रहा है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया। मनीष बोरा जी हमारे वरिष्ठ हैं, उन्होंने वाकपटुता से दोनों पक्षों को लेबल करने के चक्कर में कई बातों को बराबर करने के लिए डिबेट एक तरफा ना हो जाए, कहीं सरकार फंस ना जाए, इसलिए अच्छा बचाव भी किया। ये 3 महीने हुआ, लेकिन मैं मानता हूं कि सरकार अगर कुछ दिन की भी हो और अगर एक विशेष अभियान राजस्व पखवाड़ा चलाए और तहसीलदार और पटवारी उसी समय स्ट्राइक की घोषणा कर दे, तो ये आपके विद्वान दर्शक समझते हैं कि सरकार का नियंत्रण कितना ज्यादा है। 4 दिन की सरकार में भी इतना नियंत्रण तो बन जाता है। ये बड़ी तकलीफ की बात है और प्रदेश की जनता इसको जानती है। रहा सवाल जीत दमनकारी सरकार नहीं है ना, वो हमको उपदेश ना दें जो 12-13 सीटों पे सीमित हो गए थे। इतनी बड़ी हार छत्तीसगढ़ में किसी की नहीं हुई है। इसीलिए राहुल जी ने आज जो संदेश दिया, उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लेकर सबको दिया, स्मृति ईरानी जी के मामले में कि हार जीत लगी रहती है, किसी को ट्रोल नहीं करना चाहिए। तो हार नेता ने एक बड़े दिल का परिचय दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 12-13 सीटों पे आ गई थी, सारे नगरीय निकाय हार गई थी, वो हमको उपदेश दे रही है कि आप समीक्षा की जरूरत है और हम कुछ भी अंधेर गर्दी मचाएं, पूरे छत्तीसगढ़ में कोई भी आग लगी हो, आप विपक्ष में होने के नाते ना बोले, तो ऐसा नहीं चलेगा साहब। जनता ने हमको जनमत दिया है विपक्ष में, और जब आपके राज्य में कलेक्टर एसपी के कार्यालय जलेंगे, जब आपके राज्य में बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, जब आप देख लीजिए 6 महीने की सरकार में 600 से ऊपर बलात्कार हो गए, 6000 से ऊपर चाकूबाजी हो गई। इस तरह की चीजों में विपक्ष जनता की आवाज उठाएगा। हम आपके दमन से नहीं डरते। आप डबल इंजन की सरकार है, विपक्ष के और नेताओं को जेल में डाल दीजिए। कांग्रेस अंग्रेजों से नहीं डरी तो आपसे क्या डरेगी साहब। और आप रीति नीति और संविधान की परंपराओं का उल्लंघन करके खुलेआम चैनलों पर स्वीकार करेंगे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है हमारी पार्टी में, इसलिए कहीं और निर्देश चलते हैं, तो ये जनता स्वीकार नहीं करेगी। आपको अगर मुख्यमंत्री और मंत्री का पद दिया गया है तो रिमोट कंट्रोल से नहीं, स्वयं के विवेक से चलाना होगा। जनता ने आपको जनमत दिया है, लेकिन जनमत का मजाक मत बनाइए। लोकतंत्र के आंचल में उसको छुपाने का प्रयास मत करिए। दूसरा लबादा मत उड़ाइए। बताइए कि आपका नेतृत्व सक्षम नहीं है। चलिए ठीक है, सक्षम नहीं है, कोई बाहर से निर्देश दे रहा है। जी, आपके सवालों का आलोक जी से जवाब लेते हैं, फिर वरिष्ठ पत्रकार जी के पास भी आएंगे। देखिए, कांग्रेस की यही रीति नीति रही है कि उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया समझ में ही नहीं आती है।
इस वजह से उन्हें समझाना मुश्किल है कि अगर कोई डिसीजन लेना है या किसी को मुख्यमंत्री बनाना है तो सामूहिक निर्णय होगा, मुख्यमंत्री जी उसमें शामिल होंगे और उसके अनुसार छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कौन सबसे उत्तम होगा वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा इन्हें। लेकिन वो चीजें समझ में आएगी नहीं क्योंकि लोकतंत्र पे कांग्रेस का भरोसा नहीं है। और ये जिस राहुल गांधी जी की आज ये उदाहरण दे रहे हैं तो ये तो बिल्ली 100 चूहे खा करके बिल्ली हर्ष को चली वैसी बात हो रही है। लगातार 10 वर्षों तक क्या प्रधानमंत्री को पानी पी करके गाली बकते रहे, चौकीदार चोर ऐसे लेकर के सारे नारे दिए और आज जब जिम्मेदारी वाली जब उनके पास चलिए ठीक है मुझे बोलने अनिल जी, आलोक जी को अपनी बात रखने दीजिए। अनिल जी, आलोक जी को अपनी बात रखने दीजिए। हर बार जब जिम्मेदारी से भागने वाला पद मिला था, अनिल जी आपको रोकना चाहेंगे, आलोक जी को पहले अपनी बात रखने दीजिए फिर आपके पास। लेकिन आज पहली बार जब उन्हें नेता प्रतिपक्ष चुना गया है, विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें जिम्मेदारी वाला पद मिला है, तो आज उन्होंने अपने पूरा बदल लिए। आज वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के अपशब्द न करे। अरे वही राहुल गांधी जो 10 वर्षों तक हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री को गाली बक रहे थे जिन्हें पूरा देश पूरे विदेश जिनकी बारी हो रही थी। चलिए ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष बोरा जी भी जुड़े हैं। मनीष जी आपके पास आना चाहेंगे और ऐसे सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर सामने आ रही है कि खराब परफॉर्मेंस करने वाले मंत्रियों को साए कैबिनेट से विदाई मिल सकती है, इसमें कितनी सच्चाई है? जल्दी से अपना जवाब दे दीजिए। सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे, मैं सुन नहीं पाया इनके अभी। चलिए, जिस तरीके से देखा जा रहा है सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर भी आ रही है कि जिन्होंने खराब प्रदर्शन किया था उनकी विदाई भी हो सकती है मंत्रिमंडल से, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, मंत्रिमंडल से किसकी विदाई होगी या किसको शामिल किया जाएगा ये तो मुझे लगता है पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है, मैंने पहले ही इस बात को कहा जिसको लेकर के अनिल जी कह रहे थे कि मैं सरकार का बचाव कर रहा हूँ, तो अनिल जी ऐसा नहीं है, मैं सरकार का बचाव नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है उसे बयान कर रहा हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ मात्र 3 महीने का समय ही सरकार को काम करने के लिए मिला है और मंत्रियों को भी उतना ही समय मिला है। तो 3 महीने के अंदर अल्प समय में किसी भी व्यक्ति की योग्यता या अयोग्यता को करार नहीं दिया जा सकता। इसको थोड़ा समय दिया जाना चाहिए, काम के लिए उनको समय दिया जाए। निश्चित रूप से मंत्रिमंडल नया है, लेकिन मुझे लगता है नया होने के साथ साथ वो अनुभवी भी है और काम करने का समय यदि उनको मिलेगा तो एक अच्छा परफॉर्मेंस जनता के लिए मिल सकता है। चलिए, बिल्कुल आप सभी मेहमानों का चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में किस तरीके से साए कैबिनेट में विस्तार को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब देखना ये होगा कि नए चेहरों को यहाँ पर मौका मिलता है या फिर पुराने चेहरों की विदाई होती है। अब ये तो देखने वाली बात होगी। न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।